हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में बेटा हम लोगों ने कैलकुलस स्टार्ट की हुई है और आज हम लोग जो कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का जो लास्ट टॉपिक है हमारा एओडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। देखो बच्चों, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है दो क्वेश्चन भी आए, तो प्लीज़ एओडी अच्छे से पढ़ के जाना। आई नो एओडी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर आप थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस की यहाँ पर ज़्यादा नीड पड़ेगी। कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक बार हमने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आज का हमारा टॉपिक है। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कई पोर्शन है इसमें, मतलब जो हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। मतलब अगर मैथ्स में आप लोग किसी टॉपिक को उठाओ तो डिफरेंशिएशन से ज़्यादा एप्लीकेशंस किसी की नहीं। आप लोगों ने देखा ही है कि फिजिक्स में तो मोस्टली डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस मिलेगी आपको हर जगह, ठीक है। तो इसी की छोटी छोटी एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो उसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो टॉपिक नंबर 1 हमारे पास जो होगा, टॉपिक 1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग दोनों को साथ के साथ बता देता हूं मैं। डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। देखो इसमें भी ना दो तरह की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, एक मोनोटोनिकली और एक नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो इसमें ना थोड़ा सा जरूर कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी में अगर आप लोग किसी एंट्रेंस की बुक में देखोगे तो इंक्रीजिंग को ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो होता क्या है ये समझो दोनों वे से। देखो ऐसा होता है कि लेट करो कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपने इसके डोमेन की कोई दो वैल्यू है, लेट करो ए से बड़ी बी, और फिर इसमें वैल्यू रख के देखी, ए पर इसकी वैल्यू चेक की और बी पर वैल्यू चेक की। ये कंप्लीट हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इसमें आपने देखा कि जो बड़ी वैल्यू है उसी पर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है। मैं जो बड़ी वैल्यू है उसी पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाए। लेट करो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं लाइक 2 की पावर x, अगर इसमें दो वैल्यू लो 1 से बड़ी 2, तो 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी ये, और 1 पर क्या आएगी 2। देखो ये बड़ी हो गई ना। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर आप ग्राफिकली भी इसकी बात करोगे तो ग्राफ से ऐसे होते हैं ये फंक्शंस, ये हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं, हमेशा इस तरह हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बार बार हम लोग वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का अगर यूज करेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि इसका रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जो ये बढ़ रहा है हमेशा पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज से बढ़ रहा है। मीन्स डिफरेंशिएशन कर दो, रेट ऑफ चेंज का मतलब dy बाई डी एक्स फंक्शन का, और वो क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी पॉजिटिव इन देयर होल डोमेन। ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स जो भी उसका डोमेन होगा, कंप्लीट डोमेन में अगर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन देयर होल डोमेन। समटाइम ऐसा भी होता है फंक्शन कुछ जगह इंक्रीजिंग होगा कुछ जगह डिक्रीजिंग होगा, फिर हमारे पास कंडीशन लगाई कि एक्स की इस वैल्यू से इस वैल्यू तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स आपने कोई एफ ऑफ एक्स लिया, इसमें कोई वैल्यू ली, लेट करो बी बड़ा है एज कंपेयर टू ए, उसके बाद आपने वैल्यू चेक की, अब क्या हुआ, उल्टा हो गया। मैं जो बड़ी वैल्यू है उस पर छोटी वैल्यू आई, और जो छोटी वैल्यू है उसने पॉजिटिव वैल्यू दी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे देख सकते हो, लेट करो 1/2 की पावर एक्स। अब देखो 1 से बड़ा 2 है ना, पुट करके देखो 1 रखोगे तो 1/2, और जब 1/2 की पावर 2 करोगे तो अब बताओ क्या अभी भी ये बड़ा होगा, नहीं ना, अब ये बड़ा हो गया। देखो उल्टा हो गया ना, दैट्स व्हाई इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ की बात करेंगे तो ऐसे फंक्शन जो हमेशा गिरे रहते हैं, मतलब डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को अगर एप्लीकेशंस यूज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। मीन्स उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव होगा तो समझो कि रेट ऑफ चेंज जो बढ़ रहा है उसमें वो नेगेटिव है, तो मतलब डाउन होता जा रहा है। तो ये कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इन्हीं में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, जिनमें हम लोग अगर दूसरी कंडीशंस बोले नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग अगर मैं कर दूं तो हमारे पास क्या चेंजेस होंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा इसी में मैं छोटा सा चेंजेस कर देता हूं। अगर मैं नेक्स्ट नॉन डिक्रीजिंग बोलूं, अगर आप लोगों को लेट करो नॉन इंक्रीजिंग, तो अब क्या कंडीशंस होगी बताना जरा। नॉन इंक्रीजिंग तो वो होंगे ना जो कभी इंक्रीज नहीं करेंगे, मतलब ऐसे फंक्शंस जो कभी हमेशा हमेशा क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, बट ये कांस्टेंट भी रह सकते हैं। इंक्रीज तो कहीं नहीं कर रहे हैं ना भाई, हमने बोला नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहीं नहीं। तो इस वाली कंडीशंस में हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसे नॉन इंक्रीजिंग। या इससे अगर हम लोग दूसरा नाम दें, ठीक है, सॉरी बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। या इसका अगर मैं दूसरा मीन नाम बोलूं तो हम लोग इन्हें बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। या इन्हें मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकता हूं। देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि डिक्रीज होगा बट कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है, और जहां पर फंक्शन कांस्टेंट होता है वहां पर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एनसीईआरटी में इसे ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला गया है, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शंस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मतलब अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन 0, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी में अगर डिक्रीजिंग बोलोगे तो उसने ओनली लेस देन, जब मैं उसकी बात करता है डिक्रीजिंग का, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 लिया है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास लिखा आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। फिर आता है अगर मैं इसी में एक अपोजिट केस लूं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था ना, इंक्रीजिंग देख लेते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या इन्हें मैं बोल सकता हूं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी। देखो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं जाके कांस्टेंट हो सकते हैं फिर इंक्रीज करने लग जाए इस तरह, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होता था, मोनोटोनिकली है तो इक्वल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चंस आ जाता है बट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में भी और आगे भी यूज होगा, ठीक है भाई बच्चों। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं, टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। आपके टॉपिक नंबर 2 में टेंजेंट नॉर्मल देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो वैसे तो टेंजेंट नॉर्मल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ी है, इक्वेशंस निकालनी, बट वहां पर कंडीशंस अलग है। देखो ये जरूर कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम कि सर कोऑर्डिनेट लगाएं या ये लगाएं। देखो वहां पर जो कंडीशंस होती है वहां पर आप लोग के पास लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि आपके पास नॉर्मल कर्व हो, कौन कौन से कर्व, जैसे कि आप लोग के पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये वाले कर्व हैं, उन पर कोई पॉइंट दे दे उस पर टेंजेंट नॉर्मल निकालना है या वो आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पर कैसा भी कर्व आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कर्व भी, इवन एनी कर्व आ सकता है, उसके किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस, भाई हमने तो कोऑर्डिनेट में लिमिटेड पढ़ा है, हमने तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर डिफरेंट कर्व आ जाते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले टेंजेंट से इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने से के लिए सबसे पहले स्लोप होता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा है ये चीज कि भैया dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कर्व की, अगर मैं ये फंक्शन है कोई fx और इसका डिफरेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स, फिजिकली इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूंगा, देखो किसी के पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर उसका जो टेंजेंट होगा, लेट करो ये p पॉइंट है, x1, y1, इसके टेंजेंट का स्लोप एट x1, y1, ठीक है। इसे हम लोग सीधी सी कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ से स्लोप आ जाएगा, तो अगर स्लोप देखना है आपको टेंजेंट का, तो कुछ नहीं, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो,
किसके रेस्पेक्ट में भाई, जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, लेट करो दिस वन। अच्छा इसे लिख देता हूं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी का सीधा सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा कि उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देते हैं उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स में। सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशन आपकी dy बाई डी एक्स की। चलो अब अगर मुझे इसी पर नॉर्मल, अब आपको पता है ना यू नो अबाउट नॉर्मल, नॉर्मल उस पर टेंजेंट के ऊपर क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। और मैंने बोला है कि अगर दो कर्व एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, मतलब दो लाइनें, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 मीन्स एक m होगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा और अपोजिट साइड का, मीन्स एक 2 है तो दूसरा -1/2, एक -3/2 है तो दूसरा 2/3। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइंस की बात की है तो यहां से हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं। नाउ कंडीशन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल इसका और अपोजिट साइन का, मतलब dy बाई डी एक्स, x1 y1 इस पॉइंट पर निकालना है, ये ध्यान रखना। अच्छा इसे ऐसे भी कर सकते हो, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो dx बाई dy, और किस पॉइंट पर प्यारे बच्चों, x1 y1, दैट्स इट। तो ये तो आ गया भैया स्लोप। अब टेंजेंट नॉर्मल का अगर स्लोप आ गया तो नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगी, इक्वेशंस। भाई अगर मेरे को पॉइंट पता है, स्लोप मैंने आपको दे दिया, तो हम लोग इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस क्या होगी टेंजेंट नॉर्मल की, ये देख लेते हैं। ओके डन ये बात, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ जरा क्या होगी। अभी अभी हम लोगों ने निकाला भाई, इक्वेशंस अगर दे रखा है पॉइंट y, y1, इस पॉइंट पर किसी कर्व पर टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पर स्लोप, और स्लोप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। सॉरी, दिस वन इज x1, y1 पर, ठीक है। और इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती इसी पॉइंट पर, तो बहुत इजीली कर लेंगे वो, क्योंकि हमें पता है कि अगर टेंजेंट निकल लिया तो नॉर्मल तो इजीली निकल जाता है, क्योंकि स्लोप उसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन का, x1, y1, और यहाँ पर x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है भाई बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक और भी आ जाते हैं टेंजेंट नॉर्मल में, जैसे कि समटाइम पूछेगा एंगल बिटवीन टू कर्व, काफी अच्छी एप्लीकेशन है ये इसकी, एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दोनों कर्व है, लेट करो एक fx है और दूसरा gx है। सबसे पहले फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ f1 एंड gx। हमने लेट किया कि लेट इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो लेट करो x1, y1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया x1, y1। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये टेंजेंट, और इनके बिटवीन एंगल देखेंगे। लेट करो एंगल है थीटा, यही एंगल निकालना है ना, तो इनके बिटवीन अगर हमें एंगल निकालना है तो भैया पहले इस पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट का स्लोप, मतलब m1, पहले वाले टेंजेंट का स्लोप आपको पता है dy बाई dx, सॉरी ऐसे लिख लो इसे, fx का डिफरेंशिएशन कर देना x1, y1, और m2 क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देना किसका, दूसरे वाले फंक्शन का gx का, और किस पॉइंट पर निकालना है बच्चों में, x1, y1, मीन्स इस पॉइंट पर दोनों के जो टेंजेंट का स्लोप है वो आ गया, और जो इन दोनों टेंजेंट के बिटवीन एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, इन दोनों कर्व के बिटवीन एंगल होगा, ठीक है भाई बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, रेज कर रहा हूं मैं, इसी कंटिन्यू करेंगे अभी। देखो जरा, अब आप लोग को पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला सभी को पता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग के पास दोनों कंडीशन है, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी से ना ऐसा लिख रहा हूँ, एक कर्व को y1 लेट कर लिया, ठीक है, और दूसरे को y2,
कोई भी आगे पीछे ले सकते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मोड लगा है, अपॉन 1 माइनस d1y बाई dx और dy2 बाई dx। सॉरी, ठीक है भाई बच्चों ये। अच्छा ये मैं बता दिया एट x इक्वल्स एट अ पॉइंट x1 को मतलब यहाँ नहीं लिख के अलग से लिख दिया, बस ये निकाल दो, यहीं से दो कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, अगर कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो कंडीशंस क्या है भाई? ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा, 10 90 इज इन्फिनिटी, और कोई चीज इन्फिनिटी जब नीचे वाला 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस, अगर दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों के जो टेंजेंट का स्लोप है एट x1 y1 जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये -1 होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और इफ, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मीन्स अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली मीन्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टेड करते हैं तो प्यारे बच्चों दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये सिंपल सी कंडीशंस आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, डन। तो ये कंडीशंस है। इसमें एक आधा छोटा छोटा टॉपिक और है, बता देता हूँ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये हम लोग देख लेते हैं लास्ट, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहले बात, चलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाता है समटाइम ये क्वेश्चन। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है। मैं एक छोटा सा फोटो बना के पहले बता देता हूँ कि होता क्या है सब टेंजेंट सब नॉर्मल। देखो अगर कोई कर्व, इधर देखो आप लोग, कोई भी कर्व लेट करो ऐसे, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये नॉर्मल डाला आपने और ये आप नॉर्मल डाला, इसका टेंजेंट लेट करो, ये पी पॉइंट, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दो। देखो लेट करो, ये एन है, सॉरी टेंजेंट है ना टी, और ये एन नॉर्मल, ठीक है, ये इसे क्यू लेट कर लो। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा ये जो इतनी सी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ, इसे हम लोग बोलते हैं सब नॉर्मल। और ये जो लेंथ है इसे हम लोग बोलेंगे सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट लेट कर लो x1, y1 या x, y। ठीक है, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट, सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ निकालनी है ना, उसे पॉइंट होगा, वो ध्यान रखना उसी पॉइंट पर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आप लोग को ये शायद पैराबोला में भी पढ़ाया है। ठीक है, देखो जरा, इसके लिए कंडीशंस हो जाएगी y √1 + dx बाई dy का स्क्वायर। ये जो डिफरेंशिएशन निकाला है वो इस पॉइंट पर निकाला है। ठीक है बच्चों, और ये y भी ये पॉइंट है। अच्छा इसे y1 x1 लेट कर लो, तो ये y1 हो जाएगा, लेंथ है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। फोर सब नॉर्मल, दिस वन इज dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट सब टेंजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो y1 dx बाई dy, पॉइंट ध्यान रखना कि इस पॉइंट पर निकाला है। ठीक है, सब कुछ एट p पॉइंट है, और ये हो जाएगा, देखो टेंजेंट और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, टेंजेंट में dx बाई dy और यहाँ पर dy बाई dx है। ठीक है, और ये अगेन dy बाई dx। ठीक है, तो ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है टेंजेंट और नॉर्मल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं अपने। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें मैक्सिमा मिनिमा, जिसकी मतलब श्योरिटी सबसे ज़्यादा है। श्योरिटी नहीं, वन कन्फर्म क्वेश्चन आएगा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस करेंगे, मतलब वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। ठीक है, कि मैक्स यहाँ पर कहीं दो तरह की मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ेंगे, एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एक ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। नेमिंग अलग अलग दिए गई हैं, इन्हें हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं लोकल
मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, देखो जरा डिफरेंस, एक ग्राफ समझाता हूँ, उससे सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। देखो ऐसे है, कोई फंक्शन ऐसे है जैसे कि, ठीक है, समझना जरा कंडीशंस क्या हो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है, नहीं ये कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसकी कंडीशन समझाता हूँ। देखो होता क्या है यहाँ पर कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीज करता करता जिस पॉइंट पर जाकर डिक्रीज करने लगे, पहली बात तो इन पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं, जो ये वाले पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। देखो जैसे कि ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इसे मैंने A1 पॉइंट लेट किया, जब इंक्रीज करते करते डिक्रीज, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। और जब डिक्रीज करते करते ये वाली कंडीशंस आ जाए, इसे B1 लेट किया मैंने, ठीक है, इसे B2 लेट किया और इसे B3, इसे मैंने A2 लेट किया, ये आप लोग के पास A3 और ये A4। देखो हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ कि जब कोई फंक्शन डिक्रीज करता 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 क्या करने लग जाए, इंक्रीज करने लगे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोकल, कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, लोकल मैक्सिमा, ये अगेन लोकल मिनिमा। तो ये सारे पॉइंट है, मीन्स ये वाले पॉइंट, ये वाले, ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो इन केस में अगर मैं कहूं लोकल मैक्सिमा पॉइंट, देखो ये वैल्यूज नहीं है, ये किसी फंक्शन की वैल्यूज नहीं है, ये वो पॉइंट जहां पर कोई फंक्शन इंक्रीज करता करता डिक्रीज करने लगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। और जहां पर डिक्रीज करता 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 इंक्रीज करने लग जाए, उन पॉइंटों को हम लोग बोलेंगे उसका लोकल मिनिमा। तो अगर इस ग्राफ में मैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमम पॉइंट की, देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम में एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वो वैल्यू जहां पर कोई फंक्शन इंक्रीज करता करता डिक्रीज करने लग जाए या डिक्रीज करता करता इंक्रीज करने लग जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तो जो A1, A2, A3, A4 है, ये आपके लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। अगर मैं बात करूं लोकल मिनिमा पॉइंट्स की, तो वो कौन कौन से हैं आपके, B1, B2, B3, ये वाले पॉइंट है, B1, B2, B3, ये आप लोग के लोकल मिनिमा पॉइंट है। ठीक है भाई बच्चों, अब ऐसा तो है नहीं, ग्राफिकली भी वैसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर आपको ग्राफ अच्छे से आते हैं निकाल सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आते हैं, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे लोकल मैक्सिमा, एक प्रॉपर मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, दोनों की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर मेथड की बात करेंगे। प्रॉपर मेथड में हम लोग, ठीक है, प्रॉपर मेथड में अगर मैं बात करूंगा तो हम डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, हम लोग इनका डिफरेंशिएशन कर करके देखेंगे। देखो ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे क्या रखेंगे, 0। अच्छा, यहां से क्या फाइंड करेंगे बताते हैं। नाउ फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट फाइंड करेंगे हम लोग, क्रिटिकल। वैसे जहां पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है वो क्रिटिकल पॉइंट है, बट प्रॉपर वे में उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अच्छा चलो मैं ना एक छोटा सा बता देता हूं आपको इस डब्बे में कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट जहां पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, एंड ठीक है वो पॉइंट जहां पर कोई फंक्शन, ठीक है, वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉन डिफरेंशिएबल, मीन्स वो पॉइंट जहां पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, और दूसरा डिफरेंशिएशन 0 होते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नाउ आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे 0 करेंगे डिफरेंशिएशन करके उस फंक्शन का। लेट किया मैंने ऐसे ही कि लेट करो कि ये 2 पॉइंट पर 0 आया, मीन्स यहाँ से 2
स्टेशनरी पॉइंट आए आपके या क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो स्टेशनरी पॉइंट खाली यहाँ तक है और क्रिटिकल पॉइंट में ये पॉइंट भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ये वाले, और क्रिटिकल में वो पॉइंट जहाँ पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, ये भी है, और साथ में वो पॉइंट जहाँ पर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा लेट करो कि इसका डिफरेंशिएशन 2 जगह 0 आया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन्हें ए बी और बी 2 आए, ठीक है। यहां तक की समझ में आ गई, ये पहला स्टेप था, स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे और टेस्ट करेंगे। अच्छा डन है भाई बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट है, सेकेंड स्टेप पर आगे बच्चों में, इसके स्टेप सेकेंड में दोनों फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दोनों फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेट करो डबल डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, नाउ फाइंड एफ डबल डैश। ओके एफ डबल डैश फाइंड करने के बाद आप लोग को करना क्या है, ठीक है, दोनों जगह वैल्यू चेक करनी है, मींस जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट करो। अब यहां से 2 कंडीशंस आएगी, ठीक है भाई, कंडीशंस ऐसी कुछ आएगी, 2 भी नहीं 3 कंडीशंस आएगी, दोनों डेरिवेटिव बी पर फाइंड करना है। अब 3 कंडीशंस आएगी, समझा देता हूँ। पहले ए के लिए लेट कर रहा हूँ, किसी भी एक को ले लो पहले, उसी के लिए बता दूंगा, उसी से दोनों चीजें से 3 कंडीशंस आएगी। पहला कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि x = a पर फंक्शन मिनिमा, उल्टा पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन, जब किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ अपवर्ड ऐसे होता है, इसका मतलब ये पॉइंट आया होगा, और जब नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट कौन सा होता है, मिनिमा, और ये क्या होता है आपका मैक्सिमा। समझ रहे हो बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो अगर डबल डिफरेंशिएशन आया इसका पॉजिटिव, तो x = a पर क्या है, वो मिनिमा, ठीक है। बट अगर डबल डिफरेंशिएशन a पर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब x = a पर फिर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमा। बट इन केस ये भी तो आ सकता है, तो अगर ये कंडीशंस आया तो डेरिवेटिव टेस्ट चलता रहेगा। फिर हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट, हम लोग आगे nth डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करेंगे। एंड व्हाट इज nth डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ फॉर nth डेरिवेटिव टेस्ट, फॉर nth डेरिवेटिव टेस्ट, nth डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अगर ये कंडीशंस आ गई तो इसके लिए फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैं जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने किया था ना, ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा, मीन्स अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो अब तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर उसे करो 0, सॉरी ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब इस ट्रिपल डिफरेंशिएशन पर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, कंडीशंस क्या है। देखो 2 कंडीशंस आएंगी, या तो a यहाँ पर हो जाएगा 0 या हो जाएगा नॉन 0। देखो अगर ये कंडीशंस आ गई तो फंक्शंस को लिख देना आप लोग कि x = a पर नाइदर, अगर नॉन 0 आ गया तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि x = a पर फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बट अगर आ गया डिफरेंशिएशन 0 तो फिर हम लोग इसका 4th डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, और इफ लिख भी देता हूँ, इफ देन फाइंड 4th डिफरेंशिएशन। बच्चों 4 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे फंक्शन का, और नाउ अगेन चेक, ठीक है, अगेन ये शायद नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं इस लाइन को दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा है आई थिंक, ठीक है। तो ये कंडीशंस आ जाएगी, तो भैया अगर नॉन 0 आ गया तो लिख देना भाई x = a पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है। बट अगर ये वाली कंडीशंस आई, ये वाली कंडीशंस, तो इसमें हम लोग दोबारा ऑपरेशंस लगाएंगे, क्या निकालेंगे, 4th डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, फंक्शन का, और चेक करेंगे। फिर वही सेम कंडीशंस चेक करेंगे, मतलब इन द सेंस हम लोग किस पर चेक करेंगे, a पर चेक करेंगे कि मैक्स पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा,
मिनिमा, और अगर फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा मैक्सिमा, अप टू एंड सोन। यही प्रोसेस चलता रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इसमें मैं एक बात बता देता हूँ। देखो जो ओड टाइम डिफरेंशिएशन है ना, वहां पर चेक करेंगे। ओड टाइम डिफरेंशिएशन पर जीरो होना जरूरी है। देखो मैंने यहाँ पर ओड टाइम पर डिफरेंशिएशन जीरो होना जरूरी है। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसमें उसका ऑर्डर जो होगा, डेरिवेटिव का ऑर्डर अगर वो ओड होगा तो वहां पर उस जीरो होना जरूरी है। अगर नहीं है तो सीधा लिख देंगे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर जीरो है तो फिर वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, और फिर इवन टाइम उस पर करेंगे और उस पर हमेशा चेक करते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था, जीरो आना जरूरी था, तब हमने सेकंड पर चेक किया। ठीक है, इसी तरह थर्ड पर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन जीरो होना जरूरी है, थर्ड पर जीरो हो गया तो टेस्ट किया, और नहीं हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा है तो उसका जो ओड डेरिवेटिव है, जिस भी पॉइंट पर वो मैक्सिमा मिनिमा है, लेट करो ए पर है, तो उसका ओड जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, चाहे फिफ्थ टाइम, वो हमेशा जीरो होना जरूरी होता है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है मैक्सिमा मिनिमा की। ठीक है, अब इसमें आता है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, या जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, या हम लोग बोलूं, मैं अगर आपको बोलूं मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो, अब मैक्सिमा नहीं बोला, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यूज, इनकी बात करूंगा। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगी ये देख लेते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखो जरा क्या चेंजेस है। अभी जो था ना वो भूल जाओ। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट देखो इसका, कुछ नहीं करो, जो डिफरेंशिएशन है ना, अगर ऐसा बन सकता है तो डिफरेंशिएशन करना उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए, और लेट करो कोई क्वाड्रेटिक आई, क्यूबिक आई, और इस तरह के पेयर बनेंगे। लेट करो ऐसे, जैसा ऐसा पेयर बनेगा, ये भी पुराना क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। लेट करो 3 जगह आ गया, ऐसा आ गया, कोई बाहर कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। देखो जरा, कुछ नहीं करना आपने। अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो ऐसा अगर कुछ पेयरिंग बन रही है तो आप लोग डायरेक्ट नंबर लाइन देखो, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। लेट करो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, सी से बड़ी वैल्यू पुट किया और इस पूरे ने दिया पॉजिटिव। चेक करना है कि पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, किस किस इंटरवल में। एक इंटरवल चेक करो, उसके बाद आपको वी कर बताइए। लेट करो दिस वन इज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इसका मतलब क्या है, यहाँ तक इंक्रीजिंग होता हो रहा है, बी तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज। तो समझो बी तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब ये वाला पॉइंट ना, तो ये वाला पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, बोलो मैक्सिमा, इसका मतलब। और जब फंक्शन डिक्रीज होता होता इंक्रीज होने लग जाए, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज होना, तो इस पॉइंट पर क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। मतलब आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, समझ रहे हो। बट ध्यान से ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे आप इसे। और देखो यहाँ पर डिक्रीज होता होता इंक्रीज, तो इस पॉइंट पर भी क्या आएगा, मिनिमा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग लगा सकते हो, कुछ नहीं करना, सिंगल डेरिवेटिव करना है और उसमें ये वाली कंडीशंस लगा के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, ये कहानी है डायरेक्ट शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं हम लोग, टॉपिक 3 की। ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू, या इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। किसी फंक्शन की अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो अभी तक हम मैक्सिमा मिनिमा देख रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो कर देना, मीन्स फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। कुछ नहीं करो बच्चों, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, मीन्स वो पॉइंट जहां पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन हो रहा है या और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशंस आती है।
कि भैया ऐसे नहीं होगा था कि कहीं पर भी निकाल लेंगे हम लोग। दो तरह केस आएंगे, एक क्लोज ब्रैकेट और एक ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लाइक दिस पी और क्यू के बिटवीन। ठीक, लेट करो यहां से जो डिफरेंशिएशन है वो 0 दो जगह आया, ए पर और बी पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, और कोई डिफरेंशिएबल पॉइंट हुआ ठीक है, वरना नहीं हुआ तो क्या है। तो देखो जरा ध्यान से, ये कंडीशंस ऊपर वाली सेम है, तो जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू p एंड q। जस्ट फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, f डैश की नहीं। तो f p पर वैल्यू निकाल लो। सॉरी बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट a और b लेट किए थे मैंने। ठीक है, तो बस इन पर चेक करना है, इन पर चेक करने की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलो पहले क्लोज ले लेते हैं, चलो फिर ओपन लूंगा क्योंकि समझाने में मुझे आसानी होगी। तो इन सब पॉइंट पर, ये दो पॉइंट तो है ही, साथ में ये पॉइंट भी हम लेंगे। ठीक है, ए बी पी क्यू ऐसे समझो। देखो कोई फंक्शन है ना, लेट करो ऐसे कुछ भी है, दो जगह दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन लेट कर लो कि ये आपका पी पॉइंट होगा और यहाँ तक आप लोग को क्यू पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग इन तीनों में ही तो होगा, ये पॉइंट होगा, ये तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू। तो तीनों पॉइंटों पर हमें चेक करना पड़ेगा, ए और बी पर भी और कॉर्नर पॉइंट पर भी। क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो हम लोगों ने एफ ए पर वैल्यू निकालेंगे, एफ बी पर वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पी पर निकालेंगे, एफ क्यू पर। डिफरेंशिएशन की वैल्यू नहीं, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेट किया है। लेट करो कि यहाँ पर वैल्यू 30 आती, -105 आती, यहाँ पर 51 आ जाती और यहाँ पर -71 आती। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये, तो ये उसकी कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। और सबसे बड़ी कौन सी है ये, तो यहाँ पर क्या होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशन है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये क्लोज ब्रैकेट है। इन केस होता ओपन ब्रैकेट तो क्या करते, तो ओपन ब्रैकेट में देख लो हम लोग क्या करेंगे। डन बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैंने इसे कर दिया ओपन ब्रैकेट। अब समझना, अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा ओपन में, देखो जरा। अब हमें ये नहीं पता ना, लेट करो। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, अब ये डॉटेड कर दिया मैंने क्योंकि मैं इसे इंक्लूड नहीं कर सकता, ओपन है। ठीक है, ये p है x इक्वल्स टू p पर, और ये x इक्वल्स टू q है, और ये दो वैल्यू a और b है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, fa निकालेंगे एंड fb। ठीक है, लेट करो fa बड़ा है fb से, तो अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मैक्सिमम है। एक्चुअली ये जो वैल्यू है fa की, भाई यहाँ पर हमें ये एग्जैक्ट तो नहीं ले सकते, बट इससे थोड़ा पीछे तो ले सकते हैं ना। मीन्स इसकी जो वैल्यू है इसके इससे भी बड़ी होनी चाहिए और इस पॉइंट से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो मैक्सिमम, और नहीं है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ एफ ए इज मैक्सिमम, बताया मैंने मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो एफ ए must be greater than fp and fq। ठीक है, ये दिख नहीं रही है ये नीचे वाली लाइन आपको, एक सेकंड ऊपर ले आता हूँ कुछ। ठीक है भाई, अब हटा रहा हूँ, बस ऊपर की कंडीशंस हमारी खत्म हो गई। तो मैंने ये बोला यहाँ से कंडीशंस क्या होगी कि अगर ये बड़ी आगे लेट करो इससे, तो आप इसे अगर ये कहोगे ना कि एफ ए मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, देन एक कंडीशन ये मस्ट होनी चाहिए कि एफ ए ग्रेटर देन होना चाहिए एफ पी से, एंड ऑल्सो मीन्स वो कॉर्नर पॉइंट से बड़ा होना चाहिए भाई, एफ ए ग्रेटर देन एफ क्यू, दोनों कॉर्नर पॉइंट से। अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशंस देखो जरा। इसी तरह मिनिमम के लिए एफ ए मिनिमम का हो गया आप लोग उसकी
मिनिमम वैल्यू मान लेंगे हम लोग, बट इफ एंड ओनली इफ कब होगी, जब एफ ए छोटा होना चाहिए। अब एफ मतलब दोनों कॉर्नर पॉइंट से भी छोटा होना चाहिए ना ये, तभी तो इसकी इसे हम लोग मिनिमम कहेंगे, और इससे भी दोनों से छोटा होना चाहिए। अदरवाइज सेम कंडीशन जो ऊपर लिखी है, अदरवाइज एफ, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू भी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहानी है ओपन ब्रैकेट की, थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल है ये ऑफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी मैक्सिमा मिनिमा की, कि कैसे किसी फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 पर चलते हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक है हमारे 1-1 मिनट के। टॉपिक नंबर 4, सबसे पहले एरर की बात करेंगे। एरर कैसे निकालते हैं, एरर या अप्रोक्स वैल्यू हम लोग निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो कोई फंक्शन है अगर एफ एक्स, तो एरर की बात करेंगे सबसे पहले। एरर में हम लोग क्या करते हैं कि लेट करो कि एक्स में कोई एरर आ गई, ठीक है, डेल्टा एक्स की एरर आई किसी एक्स में, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि भाई अब इसमें अगर एरर आई एक्स में, तो वाई में भी एरर होगी, तो वाई में एरर निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उसे डी एक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। मीन सिंपल सी कंडीशन से आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है एरर, कि अगर x में एरर है, तो x में अगर एरर है तो उसकी वजह से y में कितनी एरर आएगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये सिंपल सी एरर होगी, ओके। तो ये आपके पास एरर निकालते हैं। इसमें ही अप्रोक्स वैल्यू भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम तरह निकालते हैं। देखो अगर किसी की अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, किसी की भी, ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन से समझा देता हूँ डायरेक्ट। देखो ऐसा होता है, लेट करो कुछ भी ले लो, 37 ले लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 36 की वैल्यू पता है ना, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 37 की। किस तरह निकाल सकते हैं वो समझ लेंगे यहाँ पर। इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है भाई। फंक्शन तो अभी एक तरह से ऐसा लेट कर लो कि फंक्शन है रूट एक्स। अब एक्स अगर 36 रखूंगा मैं, ठीक है, तो वाई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 6। बट अब इसमें ये लेट कर लो कि इसमें ना डेल्टा एक्स की एरर हुई है हमारे से, 1 की एरर होगी। 36 की जगह क्या था 37, तो इस 1 की वजह से y में भी क्या चेंजेस आया होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो डेल्टा y में क्या चेंजेस आया होगा, डिफरेंशिएशन फंक्शन का इनटू डेल्टा x। कब निकालना है, जब x हम लोगों ने क्या रखा था 36, ठीक है। मींस चलो मैं निकाल ही देता हूँ पूरा। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, कब, जब x 36 है, और डेल्टा x एरर कितनी है 1, सो दिस वन इज 1/12। तो ये सिंपल सी एरर है, ठीक है, डेल्टा वाई में, ठीक है भाई बच्चों। इसका मतलब जो अप्रोक्स रूट 37 की वैल्यू होगी, अगर x 36 था तो 6, और एरर कितनी आई 1 की वजह से 1/12। तो ये हमारी अप्रोक्स एरर और अप्रोक्स की बात की है। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है बेटा हमारे पास रेट ऑफ चेंज। टॉपिक नंबर 5, रेट ऑफ चेंज। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बताने की जरूरत नहीं है। मीन्स कोई फंक्शन है उसमें रेट ऑफ चेंज देखना। देखो x में रेट ऑफ चेंज y, तो डिफरेंशिएशन ही तो होता है, यही तो है रेट ऑफ चेंज। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट वे में आते हैं। समटाइम टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पूछ लेगा, समटाइम लेट करो किसी का वॉल्यूम दे रखा है πr²h, ठीक है, और इसमें रेट ऑफ चेंज पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ से कोई एक वेरिएबल होगा, एक को कांस्टेंट लेट कर लिया, लेट करो मैंने h को कांस्टेंट लेट कर लिया, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज बताना है इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आप लोग क्या कहोगे, पाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2r, h कांस्टेंट है, और dr/dt। तो देखो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता तो ये। अगर मुझे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए होता है तो 2πr डिफरेंशिएशन किया, dr/dt, भाई इसमें भी तो रेट ऑफ चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग कोई भी रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। प्लीज़ बेटा AOD बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम टॉपिक ट्राई किए हैं कि कवर करने के। जितना मेहनत से पढ़ोगे ना उतनी मेहनत लगा दो। अब टाइम आ गया बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने का, ठीक है बच्चों।
और प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम की हल्की सी प्रॉब्लम चल रही है, मैं जल्दी ही आप लोगों को कुछ पेपर से सॉल्व कराना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करने थे, कौन से क्वेश्चन छोड़ने थे, कौन से उठाने थे। दिक्कत सबसे ज़्यादा पेपर सॉल्व करने में यही होता है कि आप गलत क्वेश्चन में उलझ जाते हो, अच्छे क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वही चीज़ मैं सिखाऊंगा 4-5 पेपर आपको सिंप्लीफाई करके। सो प्लीज़ फोकस करो इसे, ठीक है, और वर्क हार्ड बच्चों। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।